हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। आप सभी दर्शकों का स्ट्रेट टॉक में बहुत बहुत स्वागत। अमेरिका में एक तरह से राजनीतिक गर्मी और आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को भुगतान करने के मामले में 34 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि उन पर आपराधिक साजिश के आरोप नहीं लगे हैं। फिर भी बड़ा सवाल है कि अब ट्रंप का क्या होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप पर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ अफेयर और उनका मुंह बंद रखने के लिए $1,30,000 देने के आरोप है। इसके अलावा भी ट्रंप अलग अलग गंभीर मामलों में फंसे हुए हैं। 3 तो उनके खिलाफ गंभीर मामले हैं, लेकिन ट्रंप को बावजूद इसके अपनी पार्टी रिपब्लिकन का साथ मिल रहा है। ट्रंप ने जब पहली बार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उन पर आपराधिक आरोप लगाए जा सकते हैं, तब से ही रिपब्लिकन पार्टी के नेता उनके बचाव में मजबूती से खड़े नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि पॉर्न स्टार के मामले में वो एकजुट बने रहेंगे। यहां तक कि सीनेटर है मिट रोमनी, उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि मिस्टर ब्रैग यानी कि जज हैं इस मामले के, वो राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए ही मामले को खींचकर गंभीर अपराध के आरोप तक ले गए हैं। और सीनेटर ने यह भी कहा है कि अभियोजकों का हद पार करना राजनीतिक विपक्षियों को अपराधी ठहराने की एक खतरनाक मिसाल है और हमारे न्यायिक तंत्र पर जनता के भरोसे को ठेस पहुंचाने वाला है। ट्रंप भी आरोप लगने के बाद आक्रामक बन गए हैं। अपने भाषण में उन्होंने अपने समर्थकों के सामने किस तरह से आक्रामकता दिखाई है, आइए पहले देखते हैं। Anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. This fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election, and it should be dropped immediately. They can't beat us at the ballot box, so they try and beat us through the law. That's the country in which we live, however, right now. The USA is a mess, and with a very dark cloud over our beloved country. I have no doubt, nevertheless, that we will make America great again. तो अमेरिका को फिर से ग्रेट हम बना लेंगे, ये कहना है, ये दावा है डोनाल्ड ट्रंप का। अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट पर भी उन्होंने चंदा इकट्ठा करने की अपील की, जिससे ऐसा लग रहा है कि वो इस मामले को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने लगातार जज ब्रैग और न्यूयॉर्क सिटी के अभियोजकों की टीम के खिलाफ निशाना साधा है। इसी की वजह से पीठासीन जज जोआन मर्चेंट को आगे से उकसाऊ बयान देने को लेकर ट्रंप को चेतावनी देनी पड़ी है। ट्रंप ने मर्चेंट की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए और मुकदमे को मैनहट्टन से ट्रांसफर कर स्टैटन आइलैंड भेजने की अपील की, जहां जूरी में ट्रंप समर्थक अधिक हो सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उनके वकील मुकदमे की सुनवाई से पहले ही आरोपों को खारिज कर देने की याचिका दायर करने वाले हैं। भले ही ट्रंप इस मुकदमे को बेहद कमजोर कहते हुए खारिज कर रहे हैं, लेकिन उनकी कानूनी टीम की मुसीबत का अंत सिर्फ न्यूयॉर्क तक ही नहीं है। एक संघीय विशेष जांच और जॉर्जिया डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ट्रंप के इस मामले में अपनी स्वतंत्र जांच भी कर रहे हैं और वो अलग से आरोप लगा सकते हैं। हमारे साथ इस बेहद ही गंभीर मसले पर एक एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं और इंडियन फॉरेन सर्विस के सीनियर ऑफिशियल हैं, केतन शुक्ला स्टॉकहोम से। केतन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार। केतन सर, पहले तो अमेरिका में ये कुछ हो रहा है, ये ऐतिहासिक कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति को हिरासत में लिया गया है और इस तरह ग्रैंड ज्यूरी के सामने आरोपों को लेकर पेशी भी यहाँ पर भुगतनी पड़ी है। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या अमेरिका सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, चाहे वो हम बात करें अंदरूनी ये जो राजनीति दिख रही है या फिर वाकई में जो गंभीर आरोप है ट्रंप पर? हम कह सकते बुरे दौर तो नहीं कह सकते, पर ऐतिहासिक घटना तो है
बुरा दौर इसलिए है कि सोसाइटी 2020 के इलेक्शन के बाद काफी डिवाइड हो गई है, तो बुरा दौर चल रहा है, यूक्रेन वॉर भी है, तो ऐसा कह सकते हैं बुरा दौर है। पर ये केस को ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ केस ऑफ सेंचुरी, कि ये ऐतिहासिक इसलिए है कि अभी तक अमेरिका के इतिहास में कोई भी प्रेसिडेंट ने क्रिमिनल चार्ज फेस नहीं किए हैं जी। और ट्रंप की एक क्या कहते हैं, उनकी किस्मत के बदकिस्मती, उनके अगेंस्ट उनके जो नेपोलियन ने कहा है डिजास्टर डोंट कम इन सिंगल इट कम इन साल्वोस, वो जब से प्रेसिडेंट बने हैं कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं उनके साथ होती रहती है। अब ये दुर्घटना होने का कारण क्या है, तो एक हमारे इतिहास में एक हुमायूं थे कि हुमायूं वाज विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड ही क्रिएटेड सर्कमस्टेंसेस फॉर हिज प्रॉब्लम। तो ट्रंप का भी ऐसा ही है कि वो जब से प्रेसिडेंट बने हैं उनके प्रॉब्लम होते रहते हैं और वो प्रॉब्लम करने के लिए जिम्मेवार भी वो खुद ही है। ये इसमें जो हुआ है वो पहली बार हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और उनको जो आपने अभी विजुअल दिखाए, तो एक बार पहले प्रेसिडेंट है जिनको पर्प वॉक करनी, उनको पर्प वॉक नहीं कराई, हैंडकफ नहीं कराए, मग शॉट नहीं कराए, पर उनकी फिंगरप्रिंट हुई। 1 घंटा उनको कोर्ट में बैठना पड़ा जी। कि जो ट्रंप के लिए 15 मिनट भी बैठना मुश्किल है, और उनको हर एक चार्ज में उनको नॉट गिल्टी 1 घंटे तक ये करना पड़ा। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजें नहीं हुई है। अब जैसे आपने बताया कि ये जो हुआ है, तो ये मामला हम कह सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका में इस तरह की चीजों को ज्यादा वजूद नहीं दिया जाता है। जैसे कि क्लिंटन का केस हुआ था तो उन्होंने भी पेमेंट किया था $800,000, और ये फ्रांस में है कि मित्रा थे, होलैंड थे, तो ये पर्सनल लाइफ को इतना वजूद नहीं देते हैं। पर इसमें जो हुआ है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जैसे आपने बताया, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और ये जो 34 चार्जेस हम कहते हैं जी, तो ये एक ही केस है, उसमें अलग ये कुछ इसमें 34 चीजें नहीं है, इसमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं है। कि जो लीगल एक्सपर्ट है अमेरिका के, वो भी मानते हैं कि केस प्रूव करना काफी मुश्किल होगा आगे जाके। पर इसमें जो बेसिक चीज है वो वहां अमेरिका में एक इलेक्शन लॉ है, वो काफी बहुत ही मींस मायना रखते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये फेडरल केस नहीं है, ये न्यूयॉर्क स्टेट का लोअर मैनहट्टन कोर्ट का है जी। तो ये जो केस होते हैं उसके अंदर वहां के लॉ अप्लाई होते हैं। तीसरी चीज ये है कि उन्होंने जो आपने बताया कि जो अटॉर्नी है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, तो वो इलेक्टेड होते हैं। तो बाकी देशों की सिस्टम से अमेरिका में थोड़ी कुछ चीजें डिफरेंट है कि एक ग्रैंड जूरी बनाते हैं। अब ग्रैंड जूरी में जो मेंबर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका कंप्यूटराइज सिस्टम होती है, उसमें सिलेक्ट होते हैं, तो उसमें कोई इतना बायस नहीं होता है, काफी रिगरस इंटरव्यू होता है जी। तो ग्रैंड जूरी में सभी ने उनको इंडिक किया है। वहां जज का जो इलेक्शन होता है, तो आपको अमेरिका में भी सबको दर्शकों को पता होगा कि वो काफी पॉलिटिकल होता है। जैसे आज अभी के अटॉर्नी जनरल है वो सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाले थे, पर उनको रिपब्लिक पार्टी ने नहीं बनने दिया। तो अभी 6 रिपब्लिक पार्टी के जज है, 3 डेमोक्रेटिक पार्टी के जज है। तो जजों का इलेक्शन, इवन जो उनके आल्विन ब्राग है वो भी इलेक्शन जीते हैं, तो वहां जो अटॉर्नी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, उनका भी इलेक्शन होता है। इवन सुप्रीम कोर्ट जज विस्कॉन्सिन में अभी कल इलेक्शन हुआ, जो बहुत ही इस केस की तरह ही उसका महत्व है जी। कि वो जो इलेक्शन हुआ उसमें पहली बार 50 साल में डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्शन जीत गई, जिसकी वजह से पूरे इलेक्शन में उसकी इंपैक्ट होगी। तो ट्रंप ने तो सबसे पहले ट्रंप हमेशा सभी को एक्सक्यूज कर देते हैं कि सभी पे दोषारोपण करने में वो माहिर है जी। उन्होंने तो ये कह दिया कि जो अटॉर्नी है वो रेसिस्ट है, कि जो रिवर्स है कि ट्रंप का सपोर्ट बेस ही पूरा रेसिज्म पे, व्हाइट सुप्रीमेसी, रेसिज्म और क्यूआनॉन, इस तरह के जो कहते हैं कबाल, वो उनके सपोर्टर है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो जज है वो बायस है, तो उसको आपको एक चीज है कि यही जज है जिन्होंने वाइजेनबर्ग को जेल में भेजा है। तो ट्रंप के ऊपर एक तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के उनके ऑर्गेनाइजेशन पर जो केस हुआ था, तो उनको 6 महीने की सजा हो चुकी है, वो खुद जेल में है जी। उनकी लड़की जो है वो कमला हैरिस के साथ काम करती थी और ये सब। तो ट्रंप की एक आदत है। तो ये ओवरऑल पिक्चर ये बन रहा है कि ये केस गंभीर है और ये केस इलेक्शन के टाइम पे आ रहा है, क्योंकि अमेरिका में जो अब नेक्स्ट हियरिंग होगा वो दिसंबर 4 को होगा और अगली साल 2024 में इलेक्शन है। तो इससे ये लग रहा है कि ट्रंप के जो लॉयर है वो ट्राई करेंगे कि डिफेंस मोशन लाएगी कि भाई इसको टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा होना चाहिए। और दूसरी चीज जैसे आपने बताया कि केस को
वहां से हटाए क्योंकि जज बायस है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये होगी कि जो आयोवा कॉकस है उनका प्राइमरी इलेक्शन, वहां प्राइमरी में तो अब जो आपको बताया वो एकदम सही है कि ट्रंप ये जो कर रहे हैं तो उनके लिए फायदे में है। जी, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर कि ट्रंप कर रहे हैं तो उनको कितना फायदा होगा, क्योंकि दूसरे मामले भी हैं। और क्या रिपब्लिकन पार्टी ये सोचेगी कि अगर इस बीच दूसरे मामले में भी जो है कार्रवाई तेज होती है तो उनका उम्मीदवार फंसता नजर आएगा। लेकिन अमेरिकी कानून थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से अलग है, ये समझेंगे केतन सर से। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज का विषय पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई, जिसका वो फायदा उठाते भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि कोर्ट की सुनवाई के बाद जब वो बाहर आए तो जिस तरह से आक्रामकता उन्होंने दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने चंदा इकट्ठा करने की अपील की है और समर्थकों से एकजुट होने की बात कही है, उनकी खुद की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी वो भी उनके साथ दिख रही है। जो तमाम नेता हैं वो उनके साथ सामने आए हैं और उनके समर्थन में स्टेटमेंट भी दिया है। डेमोक्रेट लेकिन इस पूरे मामले में दूरी बनाए हुए हैं और खामोश भी लगती है। हमारे साथ विशेषज्ञ फॉर्मर एम्बेसडर केतन शुक्ला बने हुए हैं। आइए बातचीत उनसे आगे बढ़ाते हैं। केतन सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि ट्रंप इसका फायदा उठा रहे हैं और उठा सकते हैं, उनको मिल सकता है। आप किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? मैं रिपब्लिकन पार्टी की ही बात अगर यहाँ पर समझना चाहूँ तो इस मामले को, जैसा कि आपने पहले एक्सप्लेन किया है कि ये बहुत ही पर्सनल माना जाता है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है जिसे इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ही जो ट्रंप के विरोध के सुर थे, उन्हें भी एक बड़ा ठेस जो है इस मामले से पहुंचा है। नहीं, आपकी बात एकदम सही है। तो इसमें जैसे कि उनके जो वेपनाइज कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल पे उनको एक्शन लेंगे। उनके कांग्रेस के जो स्पीकर है मैककार्थी, उन्होंने भी कहा कि ये विच हंटिंग है। मार्को रूबियो ने कहा वो थोड़े मॉडरेट है कि इट्स अ बैड डे, बट वो उन्होंने भी कहा कि ये पॉलिटिकल है। और जैसे आपने मिट रोमनी का बताया जी, तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि रिपब्लिक पार्टी की जो हालत 2020 के बाद है, किसी के ट्रंप के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। और जो प्राइमरी है उसमें ट्रंप के जो 30 से 40% फिक्स, जो उनको चाहे कुछ भी हो जाए उनको सपोर्ट करेंगे, तो ये लोग उनको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। अब जैसे आपने बताया तो ये पूरा जो ट्रंप का जो ड्रामा है वो जो कर रहे हैं, गंभीर मामला है। मैंने कहा अमेरिका के इतिहास में पहला प्रेसिडेंट है जो 2 बार इम्पीचमेंट उनके अगेंस्ट हो चुका है। तीसरा केस क्रिमिनल चार्जेस है जी। तो उनका जो बेस है उनको वो गैल्वेनाइज करेंगे। उनमें काफी एनर्जी है। कल और आज में ही मेरे ख्याल से उन्होंने $3 मिलियन मींस टोटल $12 मिलियन जब से ये केस शुरू हुआ तब से उनका फंड कलेक्शन हुआ है। तो जो ट्रंप का एक तो पहली चीज, दूसरा जो उनके प्रतिद्वंदी सबसे आगे मानते हैं रोन सांटिस, वो उनसे अब 20% आगे हैं। बाकी कोई भी जो है जैसे कि मार्क हेली है, पेंस है, वो सभी तो उनके पास डबल डिजिट फिगर भी नहीं है। मार्क हेली की थोड़ी चीजें अच्छी है, उनको $11 मिलियन कुछ 70,000 लोगों ने दिए हैं, पर उनका भी रेटिंग 3 या 4% में है। तो इसमें एक चीज अब होती जा रही है कि यदि ये केस में अगले 3-4 महीने में ये कोई भी कैंडिडेट उनके सामने अपना अनाउंसमेंट नहीं करेगा तो फिर अगली प्राइमरी में ट्रंप के रिपब्लिक पार्टी के कैंडिडेट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। केस गंभीर है। इसमें 1-2-4 उन्होंने जो 34 चार्ज लगाए उसमें कुछ चार्जेस तो ऐसे हैं जैसे कि उन्होंने जो उनका जो वाइजनबर्ग, मैंने कहा कि वो जेल में है, तो जो जूरी ने जो अभी डिटेल में अभी जो उनका जो चाहिए 16 पेज का पूरा जो इंडिक्टमेंट है, पर ट्रंप ने और भी पैसे दिए हैं। उन्होंने एक तो सबसे पहले तो जो स्टॉर्मी डेनियल वाला है उनको नियर $1 करोड़ $130,000 दिए अभी इलेक्शन के पहले हुए हैं। तो इसमें न्यूयॉर्क में एक लॉ है कैच एंड किल स्कीम, मीन्स के नेगेटिव पब्लिसिटी को उन्होंने दबाने के लिए ये पेमेंट किया है। उन्होंने एक दूसरा पेमेंट किया है जो अभी इतनी बड़े हल्ला गुल्ला में लोग इसको देख नहीं रहे, पर वो इंडिक्टमेंट में है। उन्होंने उनके जो डोरमैन थे उनको $30,000 दिए थे। और दूसरी एक जो उनकी प्लेबॉय की एक
बड़ी फेमस थी, कारेन मैकडोवेल, तो क्या उनके साथ उनका अनौरस बच्चा भी है, तो ये केस भी इसके साथ टैग हुआ है। और इसका जो ऑल ओवर उनके बाकी भी जो व्हाइट हाउस के जितने भी है, तो उसमें से उन्होंने भी 2 लोगों ने उसमें टेस्टिमनी दी है। एक कॉनवे है जो व्हाइट हाउस के उनके काउंसलर और कैंपेन मैनेजर रह चुके हैं जी। और फॉर्मर स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर होप हिक्स, इन्होंने भी स्टेटमेंट दी है। तो अब ये अगस्त तक ये लोग, उनके जो ट्रम्प के वकील है, वो उसको देखेंगे, क्योंकि ये ज्यादा डिटेल में इंडिक्टमेंट पर ये इन दोनों की टेस्टिमनी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। माइकल कोहेन आपने कहा, वो तो ट्रम्प के जो कहते हैं कि अंतरात्मा जैसे थे, उनके अटर्नी भी थे, उनको सब सलाह भी देते थे, पर वो भी 1 साल इसके लिए जेल में जा चुके हैं जी। तो ये उन्होंने उसके बाद उनके एक मेमोरी भी लिखी है उन्होंने डिसलेवल। तो ये जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ट्रम्प ने और स्टॉर्मी डेनियल ने डेविड और पेगी के नाम से दिया है, तो उसके और डॉक्यूमेंट होंगे। वाइजनबर्ग की शायद टेस्टिमनी आगे जाके ये लोग ले सकते हैं। तो जो ट्रम्प कह रहे हैं कि इनका जो गेट ट्रम्प का है वो पूरी देखते हुए, पर अमेरिका की लीगल सिस्टम काफी रिगरस है, तो इसलिए ये केस अब प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने ये सब जो किया तो फेलोनी में ये आता है कि नहीं आता है। यदि ये केस, इसलिए हम ये मेरा मानना है केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सेम टाइम ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर और जो केस आपने किए, तो अब इसमें रिपब्लिक पार्टी अभी तो ट्रम्प के साथ रहेगी अगले 3 या 4 जी जी। लेकिन केतन सर, जिस तरह से दूसरे मामले गंभीर हैं, लेकिन कुछ ठोस उनके खिलाफ नहीं है, ट्रम्प के खिलाफ, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं एक ठोस आधार मिला है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भुगतान का आधार ये कि उन्होंने लीगल फी जो है उसका भुगतान किया, जो कि उनका पर्सनल था। तो कहीं ना कहीं वो पद के दुरुपयोग का या फिर जनता के सामने झूठ बोलने का जो है मसला है, एक ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ दिखती है कि ट्रम्प को इसका सामना करना पड़ेगा। और जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि डेमोक्रेट्स पे जो आरोप लग रहे हैं कि वो ट्रम्प को, क्योंकि वो दमदार नेता के तौर पर उभर रहे हैं अगले आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में, तो कानूनी उलझनों में, कानूनी कार्रवाई प्रोसीडिंग्स में उलझाए रखना चाहती है। और 2 स्थितियां इस समय दिख रही हैं कि एक तरफ ट्रम्प शायद कानूनी कार्रवाई की स्थिति में उलझे रह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको फायदा हो रहा है कि उनको पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं, उनका कलेक्शन काफी ज्यादा है और उनको सहानुभूति भी खूब ज्यादा मिल रही है। तो दोनों ही स्थिति में ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प जो है मजबूत है और बाइडेन के लिए खतरा है। नहीं, इसमें ऐसा है कि आपकी बात एकदम सही है कि ट्रम्प का जो है वो बेस उनके साथ रहेगा। पर आपने देखा होगा कि 2018 में ट्रम्प कांग्रेस का मेजोरिटी गंवाई थी, 2000 इलेक्शन में वो इलेक्शन हार चुके, और 2022 में मिड टर्म में लोग मान रहे थे कि रिपब्लिक पार्टी बहुत बड़ा गेन करेगी, वहां भी उनकी हार हुई। और पर्टिकुलरली मिशिगन जैसे स्टेट में गवर्नर, अटॉर्नी जनरल सभी इलेक्शन हार गए, कहीं गवर्नर के इलेक्शन हार गए। और कल जो विस्कॉन्सिन हुआ कि जहां 50 साल बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट में डेमोक्रेटिक पार्टी की मेजोरिटी आ रही है, जो 2024 के इलेक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विस्कॉन्सिन में लोग जो इनके इलेक्टोरल सिस्टम है, तो उन्होंने ये कहा था कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 24 में हो सकता था। तो ये देखते हुए ये लग रहा है कि अभी शॉर्ट टर्म में उनके लिए बहुत बड़ा गेन है, पर लॉन्ग टर्म में ये चीज कैसे कहेगी। और पर्टिकुलरली जो आपने कहा कि ये केस बेसिकली इलेक्शन फ्रॉड में जा रहा है, कि फाइनेंशियल टैक्स इवेजन के लिए उन्होंने कहा है, तो ये केस इतना, उसमें कहां तक वो जो प्रूव कर पाएंगे, ये थोड़ा, कहीं मेजोरिटी मानते हैं कि केस तो क्लियर है, सबको दिख रहा है, पर लीगल जो एक बड़े एक्सपर्ट है वो मानते हैं कि इसमें मॉडरेटली पॉजिटिव मींस हो सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा ही। पर जो आप कह रहे हो बाकी जो केस है, उसमें फल्टन काउंटी का, जॉर्जिया का जो केस है वो बहुत ही गंभीर है। वहां पे ग्रांड जूरी ने ऑलरेडी, स्पेशल पर्सन ग्रांड जूरी ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, और डजन ऑफ टर्न्स पहला इसके सभी को, उनका जो थे उनको सभी को बुलाया था, और उसमें आपको याद होगा कि उन्होंने राफेनबर्गर को 11,708 वोट के लिए फोन किया था, उसका टेप रिकॉर्डिंग है। तो ये जो फल्टन काउंटी वाला केस है वो काफी गंभीर हो जा रहा है। दूसरे 2 जो केस है, जैक स्मिथ, उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हेग से वापस लाए हैं, और वो 2 केस देख रहे हैं। एक तो जनवरी 6 में जो उनका इंसरेक्शन हुआ, उसमें ट्रम्प का कितना रोल था, और दूसरा केस उससे भी ज्यादा गंभीर है, वो मारालाको में टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिले हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का केस है, और उसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो लोग ये मान रहे हैं कि जो मैरी गार्लैंड है वो थोड़े ढीले डाले हैं, वो तो 2 साल से फेडरल
कोर्ट ने कुछ नहीं, जस्टिस नहीं किया, और न्यूयॉर्क के उन्होंने किया, वो थोड़ा बहुत उसमें सत्य है। पर ये जो कैपिटल हिल का वाला केस है, सर्टिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज के लिए जो उन्होंने फोन किए थे, और उसमें वॉशिंगटन के फेडरल जज ने कहा है कि पेंस भी अपीयरेंस करे और टेस्टिफाई करे, साथ में मार्क मेडोक को भी करना पड़ेगा और बाकी। तो ये केस मुझे लगता है गंभीर होगा। हाइडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वाला केस भी, ऑब्स्ट्रक्शन टू एफबीआई, उनके लॉयर को भी जो कोर्ट ने कहा है। तो ये सब देखते हुए लगता है कि बाकी के जो 3 केस है उसमें से 2 केस तो शायद गंभीर बन सकते हैं, पर वो इलेक्शन के पहले होंगे या बाद, एक चीज। दूसरा, इसके बावजूद भी ट्रंप इलेक्शन लड़ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ जेल से भी इलेक्शन कई लोग। हाँ, मैं इस पे आने ही वाली थी कि अमेरिका का जो नियम है वो अलग है, भारत की तरह नहीं है कि 2 साल से ज्यादा की अगर सजा होती है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका में जेल में रहकर भी है आप चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था है। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ केतन सर, और उसके बाद जब लौटेंगे तो अमेरिकी चुनाव की क्या व्यवस्था है कि जेल में रहते हुए भी कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, और इसका फायदा क्या ट्रंप उठा पाएंगे। और एक और सवाल है कि हंटर बाइडेन से जुड़ा मसला भी ट्रंप अपने स्पीच के दौरान उठाते रहे हैं, इसका जो नुकसान है क्या मौजूदा जो राष्ट्रपति है अमेरिका के जो बाइडेन, उनको उठाना पड़ेगा, समझेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। केतन सर से बात आगे बढ़ाते हैं। केतन सर, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है या फिर मौजूदा जो सरकार है वो इस मामले में स्टेटमेंट देने से भी बच रही है, और उसको समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी तरह का समर्थन या फिर कोई स्टेटमेंट आता है तो कहीं ना कहीं रिपब्लिकन को ही वो फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अमेरिका का तो कानून ऐसा है कि जेल में रहकर भी चुनाव लड़ा जा सकता है, और इस अभी देखिए जैसा आपने कहा कि शॉर्ट टर्म गेन जो है वो ट्रंप को इसका मिल रहा है, और बाइडेन पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। और बाइडेन के जो बेटे हैं हंटर बाइडेन, उन पर भी आरोप लगा रहे हैं ट्रंप की उनके लिंक्स हैं चीनी कंपनी के साथ और यूक्रेनी कंपनी के साथ। तो इस मामले को किस तरह से देखते हैं आप, क्या बाइडेन को नुकसान होगा इन सब आरोपों से? ये आरोपों से जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने जब उनको पूछा था उन्होंने कहा कि नो कमेंट। तो इसमें एक चीज ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि जैसे मैंने कहा मेरी गार्लैंड काफी स्लो जा रहा है, तो ये बता रहा है कि हम पॉलिटिकली इसमें इंटरफियरेंस नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो उनके लड़के हंटर बाइडेन का है, वो एक लैपटॉप कहीं से मिला था कोई गैरेज में से जी। तो ये चाइना से उनका है, वो उनके जो लड़के हैं उनको काफी प्रॉब्लम भी थे कि वो ड्रग भी लेते थे, फिर बाद में रिहेबिलिटेशन हुआ, फिर चाइना से उनका बिजनेस था। पर ये इतना वजूद इसलिए नहीं रहेगा कि जो यूक्रेन था उसके प्रेसिडेंट ने खुद कहा है, उनके जो एम्बेसडर थे उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने कहा था कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट दीजिए, नहीं तो हम आपको एड नहीं देंगे। तो 2016 से जो यूक्रेन के साथ प्रॉब्लम हुआ था वो ट्रंप का खुद का किया हुआ है। और ट्रंप जो है, मैं जैसे पॉलिटिक्स में होता है, पर ये उनको एक्सट्रीम है, उनकी सपोर्टर भी एक्सट्रीम है। तो उनके जो दामाद है उनको ही $2.6 बिलियन तो सऊदी अरेबिया से मिले हुए हैं, और उनके कई चीजें हैं। उनके फाइनेंशियल जो एडवाइजर थे वो जेल में बैठे हुए हैं। तो ये चलता रहेगा क्योंकि कांग्रेस में भी मेजोरिटी है, उन्होंने एक नई कमिटी, वेपनाइजेशन कमिटी बनाई है। तो ये मुद्दे है, पर इसका इतना शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला होता रहेगा क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप फॉक्स न्यूज की है। तो यार फॉक्स न्यूज जो है वो तो ऑलरेडी उनके अगेंस्ट भी एक $1.6 बिलियन का डोमिनियन कंपनी ने केस डाला हुआ है। उनके ओनर मर्डॉक ने भी कहा है कि मैंने Why you did it, तो कहता है फॉर द ग्रीन कलर। तो ये सब चीजें होते हुए उसका थोड़ा इफेक्ट अभी रहेगा, पर लॉन्ग टर्म में बाकी 3 केस, जैसे मैंने कहा कि ट्रंप ने 3 इलेक्शन बड़े बड़े 2018 का कांग्रेस, 220 और 222 सभी इलेक्शन हार चुके हैं। तो 2022 इलेक्शन में भी आपने देखा होगा कि कई जगह डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप ने जो इनको सपोर्ट किया था उनको सपोर्ट करके उनको पहले प्राइमरी में जिताया है। तो मुझे लगता है कि बाइडेन के लिए एक तरीके से दोनों हाथ में लड्डू जैसी चीज है कि ट्रंप यदि उनके सामने लड़े तो उसका तो उनको फायदा है ही, और यदि यूक्रेन वॉर का यदि सॉल्यूशन हो जाए तो ये जियोपॉलिटिकली भी ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। वर्ल्ड के सभी प्रेस, जो यूरोपियन प्रेस है, वो सभी ने इस न्यूज को फ्रंट पेज पे दिया है। पर ये जो आपने लिखा फजीयत, तो ये फजीयत एक तरीके से डेमोक्रेसी की थोड़ी बहुत हो रही है। चाइनीज और रशियन मीडिया ने
इसको बहुत हाईलाइट किया है। क्योंकि सर मैं इसलिए कह रही हूँ कि भारत में ये आरोप लगते रहे हैं कि सरकारी तंत्र का, सरकारी मशीनरी का काफी दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जब अमेरिका से भी इस तरह के आरोप विपक्ष लगाता है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है और जो विपक्षी नेता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो की जा रही है, तो कहीं ना कहीं मैं भारत की स्थिति से जोड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि भारत की स्थिति और अमेरिका की स्थिति अलग नहीं है, और फजीहत जो है अमेरिका की डेमोक्रेसी की भी हो रही है अगर भारत की डेमोक्रेसी की हो रही है। लेकिन एक बात मुझे लगता है कि बाइडेन ने इस पूरे मामले पर जिस तरह से दूरी बनाई हुई है, उनकी पार्टी ने जिस तरह से दूरी बनाई हुई है, इससे साफ लगता है कि वहां की डेमोक्रेसी जो है, वहां की मौजूदा जो सरकार है, थोड़ी जो है अपनी जो ग्रेस है, वो डिग्निटी है, वो बनाकर चल रही है। इसमें ऐसा है कि डेमोक्रेसी कभी किसी भी देश की 100% अच्छी होती है या बुरी होती है ऐसा नहीं होता है। सेम चीज जुडिशरी सिस्टम के लिए है जी। जैसे कि मैंने कहा कि अमेरिका में जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें कई जज की अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल होती है, इलेक्शन जीतते हैं, तो ये चीजें तो है। अभी आप इसराइल में यदि देखोगे तो नेतन्याहू पूरा जुडिशल सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, पूरी दुनिया ने हल्ला गुल्ला हो गया है, इवन बाइडेन ने उनको फोन किया था। पर जुडिशियल सिस्टम डेमोक्रेसी में इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जो जजमेंट आते हैं, ट्रंप के नियुक्त किए हुए जजों ने भी 65 केस फेंक दिए थे। इजराइल में उनके प्रेसिडेंट जेल में जा चुके हैं, पुराने कासाव, उनके डिफेंस मिनिस्टर जा चुके हैं, उनके जो 2 रिलीजियस सेक्ट है वो भी जेल में जा चुके हैं, उनके भी राबी थे। अभी कल निकोल स्ट्रूजन जो स्कॉटलैंड थे, उनके हस्बैंड को अरेस्ट किया है। तो डेमोक्रेसी में जुडिशरी 100% नहीं होती है, पर उसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा रहता है कि जुडिशरी जजमेंट कितना जल्दी आता है। कि जैसे बुश के केस में भी 3 दिन में अल गोरे का कहीं सभी सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट चला गया। तो ये 2 चीजें हैं कि इसमें ग्रेस है, और दूसरा जो जजमेंट आते हैं वो, जैसे मैंने कहा कि प्रेसिडेंट पुराने जेल में, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भी जेल में जा चुके हैं, ट्रम्प जाएंगे नहीं जाएंगे। पर ये जो एक डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस ये है कि जुडिशरी सिस्टम और मीडिया बहुत ही मायना रखता है। और ये एक अभी जो ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी जो बाइपोलर वर्ल्ड हो रही है जी। उसमें ये चीज भी आगे देखी जाएगी कि आगे क्या होता है इस अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका की सिस्टम संपूर्ण अच्छी नहीं है, पर जजमेंट जब आने हो तब आ जाते हैं। कई बार उसमें कुछ ना कुछ, तो मैंने कहा ना कि 100% तो दुनिया में आपको यूटोपिया कहीं नहीं मिलेगा। जी, आपने बाइपोलर शब्द का इस्तेमाल किया तो मैं उसी सवाल पर आ जाती हूँ कि जिस तरह से मौजूदा दुनिया बनी हुई है, सत्ता के या ताकत के जो है अलग अलग केंद्र नजर आते हैं। चीन कोशिश में है, चीन की दोस्ती रूस से मजबूत हो गई है। अमेरिका जो है अब इसका कंट्रोल अलग देशों पर, दूसरे देशों पर कम दिखता है। इस पूरी स्थिति में अगर ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं अमेरिका में, तो पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा, क्योंकि उनके बारे में जो है किसी को पता नहीं होता कि वो कब क्या करेंगे। अगर उन्होंने कोई वादा कर लिया है तो कब उसे पलट भी जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक मीन्स एक तरीके से सभी देश, जो मैंने कहा कि लोकशाही मीन्स, इसमें ये नहीं है कि, पर ये जो लोकशाही जहां जहां है वहां बहुत ही इस चीज को गंभीरता से ले रहे हैं। क्योंकि जब बाइडेन पहली बार गए थे, आपको याद होगा कि 2017 के बाद नाटो के साथ अमेरिका के संबंध बहुत ही खराब थे जी। और यूक्रेन वॉर के पहले किसी को यह लग नहीं रहा था कि यूरोपियन यूनियन, नाटो और बाकी कंट्री इतने एक साथ आ पाएंगे। तो पुतिन ने जो ये स्टेप लिया था उसी वजह से लिया था, कि जो ट्रंप की वजह से। और दूसरी चीज ये थी कि ट्रंप, उनको बाइडेन ने एक इलेक्शन कैंपेन में कहा था यू आर पुडल ऑफ पुतिन। उसकी एक वजह थी कि उन्होंने हेलसिंकी में कहा था आई ट्रस्ट पुतिन मोर देन माई इंटेलिजेंस एजेंसी। तो ये जो मसला है, इसमें एक दिक्कत ये हो रही है कि ट्रंप को जो ऑटोक्रेटिक है, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर जी और पुतिन, वो उनको जो कहते हैं एक तरीके से काफी प्रभावित रहते थे, और उनको जो एक ये लगता था। तो इसमें जर्मनी की वाइस चांसलर थे जो अंजेला मार्कल, ब्रिटेन के क्वीन और सभी नाटो के कंट्री के जितने भी हेड ऑफ स्टेट थे, वो ट्रंप से जरा भी खुश नहीं थे, और पूरा नाटो जो कहते तितर बितर होने के चांसेस थे जी। तो ये 2024 में इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि एक तो अमेरिका का प्रभुत्व कम हो रहा है, चाइना सेकंड लार्जेस्ट सुपर पावर है, उनका प्रभुत्व बढ़ रहा है। इस परिस्थिति में ये महत्वपूर्ण है कि 2024 में कौन इलेक्शन जीतेगा। तो जैसे मैंने कहा कि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि 2022 के मिड टर्म इलेक्शन तक के डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। कल जैसे विस्कॉन्सिन का सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन जीते, वो भी बहुत बड़ा इलेक्शन था जी। तो ये सब चीजों को देखते हुए ये है कि डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि यूक्रेन की जो 1 साल की ज्यादा वॉर चल गई और उसके बाद सबको लगता था कि यूरोपियन यूनियन इतना यूनिफाइड नहीं रहेगा, पर ट्यूसडे फिनलैंड ने भी नाटो ज्वाइन कर लिया, स्वीडन 3-4 महीने या 6 महीने में ज्वाइन करेगा। तो नाटो तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन वॉर में अमेरिका के साथ रहेगा, साथ में जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, तो ये सभी कंट्री जो है वो 100% इतनी इकोनॉमिक हालांकि और एनर्जी क्राइसिस के बावजूद भी, और पर्टिकुलरली नाटो, तो ये देखते हुए लगता है कि लोकशाही के लिए ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और सभी देश अगला 2024 का इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सभी, मैंने कहा कि सभी जो जितने भी न्यूज़पेपर है यूरोप के, उन्होंने इसको फ्रंट पेज न्यूज बनाया हुआ है। खाली एक विक्टर ऑर्बान के जो हंगेरी के हैं, जो ट्रंप उनको पसंद करते हैं, और पर्टिकुलरली फॉक्स न्यूज के जो है उनके सबसे बड़े न्यूज एंकर जो काफी प्रॉब्लम में रहते हैं, वो तो उन्होंने कहा कीप ऑन फाइटिंग, वी आर विथ यू। तो ऑर्बान एक ऐसे है कि जो थोड़े बहुत यूरोपियन यूनियन से अलग है और यूरोपियन में भी उनका कोई इतना वजूद नहीं है। तो ये देखते हुए ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जियो पॉलिटिकली भी जो चाइना है उसकी एसेंडेंसी, वो पहले से उनका तो प्रभुत्व बढ़ता ही जा रहा है, तो ये चीज दुनिया के लिए अब महत्वपूर्ण है। ऐसे में मेरे मन में ये सवाल है, लेकिन मैं समझूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेंगे कि चीन को क्या फायदा हो जाएगा अगर ट्रम्प जो है अस्थिरता यहाँ पर बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी सहानुभूति है उसको जीत में परिवर्तित करने में कामयाब हो जाते हैं। समझेंगे केतन सर से, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। हमारे साथ केतन शुक्ला बने हुए हैं। आइए उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं कि ट्रम्प को लेकर ये जो ऐतिहासिक वजीहत हुई है, इसका अमेरिका में कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और इसके जो नतीजे निकलेंगे वो पूरी दुनिया को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। ब्रेक पर जाने से पहले केतन सर, मैंने चीन को लेकर सवाल उठाया था कि चीन चाहेगा कि अमेरिका में इस तरह की अस्थिरता रहे, और जब ट्रम्प का शासन था तो जैसा आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि किस तरह से अलग अलग जो देश थे वो खफा होने लगे थे और बिखरने लगा था, लेकिन बाइडेन जब आए तो उन्होंने नाटो को एकजुट किया और मौजूदा वक्त में खास करके रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से अमेरिका और यूरोप काफ़ी करीब आ गए हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि चीन की जो स्थिति है वो मौके का लाभ उठाने की, इस तरह की अभी मौजूदा वक्त में परिस्थितियां बन रही है अमेरिका में। यह है कि चीन को इससे फायदा हुआ है कि एक तो पहली सबसे बड़ी चीज तो ये हुई है कि चीन को जो एनर्जी सप्लाई था बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। दूसरी चीज ये हुई कि अभी जी और पुतिन, जैसे पुतिन अभी इनको कोई मिलने को ज्यादा तैयार नहीं है, तो जी अभी चाइना से रशिया गए, तो ये उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, पर्टिकुलरली पीस प्लान रखा, तो एक सेंट्रल स्टेज पे चाइना एक शांति दूत की भूमिका में आने की कोशिश कर रहा है। साथ में उन्होंने, जेलेंस्की ने भी कहा कि मैं तैयार हूं सी के साथ बात करने के लिए, और यूरोपियन यूनियन और ये कंट्री उसको जरा भी ट्रस्ट नहीं करते, वो उन्होंने एकदम, अमेरिका ने, और उन्होंने कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी आपने देखा होगा कि जर्मन चांसलर क्लोज चाइना गए थे, उसके बाद अभी मैक्रोन और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट वॉन डर लेयन भी चाइना में है। तो चाइना अभी जो एक शांति दूत की भूमिका में आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि जब भी दो सुपर पावर में एक जो ऊपर होता है और दूसरा जो आगे बढ़ रहा है, तो इसमें एक चीज है कि चाइना अब अनडिस्प्यूटेड, रशिया एक सब्सिडरी पावर हो गया है चाइना का, वो सुपर पावर रहने की हालत में यूक्रेन वॉर के बाद नहीं रहेगा। तो चाइना जो कर रहा है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, एक तो उन्होंने जो बिल्ट रोड और इसमें जो लोन दिए, तो 33 कंट्री तो उनके डेट में है। अफ्रीका में उनका जो रेयर अर्थ मेटल पे उस पर काफी अच्छा कंट्रोल है। तीसरी एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई है कि मार्च 6 को बीजिंग में सऊदी अरेबिया और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने मिलके नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस का एग्रीमेंट साइन किया। तो जो दिसंबर 2022 में किंग सलमान को मिले थे, और आपको याद होगा अक्टूबर में रशिया के साथ अलाइन होकर ओपेक ने ऑयल प्रोडक्शन कट किया। अब 2 दिन पहले फिर से अगेन ओपेक ने अनाउंस किया है कि हम ऑयल प्रोडक्शन कट करेंगे। तो जो बाइडेन जो सऊदी अरेबिया गए थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मेजोरिटी लोग मानते हैं उनको नहीं जाना चाहिए, फिर भी तो ये विजिट उनकी सक्सेसफुल नहीं रही है। तो इसमें एक तो ये है कि मिडल ईस्ट, अभी तक चाइना को फ्री राइड थी,
क्योंकि अमेरिका उनकी सिक्योरिटी के लिए सबके लिए पैसे खर्च कर रहा था। इराक में भी गए थे, अफगानिस्तान में थे, सऊदी अरेबिया और बाकी मिडल ईस्ट कंट्री, इजराइल। जी तो इसमें एक चीज अब ये हो रही है कि आगे इसमें मिडल ईस्ट में क्या होगा। तो मिडल ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो रही है कि चाइना को जो फ्री राइड मिली थी उसका उनको फायदा कितना होगा। सऊदी अरेबिया ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि अब नाउ वी आर नॉट अंडर अमेरिका, नाइदर वी विल फॉलो अमेरिकन पॉलिसी। क्राउन प्रिंस ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटस है, पर ग्लोबल सिक्योरिटी और एनर्जी फ्लो के लिए मिडल ईस्ट का इंपॉर्टेंस रहेगा। तो इससे सबसे जो आगे अब देखना पड़ेगा कि ईरान कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने 2011 में उन्होंने बहरीन के जो अगेंस्ट स्टेप लिए थे, अब्राहम एकॉर्ड के बाद इजराइल भी सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट कंट्री के साथ आया है। पर इसमें एक एक्सपेक्टेड सबसे बड़ा है ईरान। ईरान की मुश्किल ये है कि उनको सैंक्शन उनके पर है, तो उससे बाहर निकलने के लिए उनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है। जी जो सऊदी अरेबिया के साथ भी जो अमेरिका का ट्रेड $120 बिलियन था, अब $82 बिलियन पे है। चाइना का ट्रेड $300 बिलियन पे चला गया है। जी तो ये चीज देखते हुए ये लग रहा है कि जो हूती यमन में है, हजबुल्लाह लेबनान में है, फिर ये सीरिया में बसर है और हमास है, इराक, तो ये सबको देखते हुए इसमें ईरान इधर स्टेटस को रहेगा या आगे परिस्थिति कैसी होगी। क्योंकि अभी अभी अमेरिका और इजराइल के संबंध भी थोड़े तनावपूर्ण है, पर इजराइल के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा कि सभी कंट्री एक हो जाएंगे। तो ये जो है कि चाइना का कितना रोल ग्लोबल जियोपॉलिटिकल में मिडिल ईस्ट में रहेगा। दूसरी चीज करेंसी की हो रही है। जी ये ब्रिक करेंसी की बात रशिया ने बहुत जोर शोर से की है। ये ब्रिक करेंसी जो है उसके ये कह रहे हैं कि डॉलर को डीच करके कॉमन करेंसी बनाएंगे और डी डॉलराइजिंग करेंगे। पर इसमें हमारे लिए एक सोचने की बात यह है कि अभी साउथ अफ्रीका, चाइना और रशिया ने मिलिट्री एक्सरसाइज की है। जी ब्राजील के जो लूला है वो अब चाइना जाने वाले हैं, वो कम्युनिस्ट है, वो मॉडरेट है, और अब सब पहले अमेरिका भी सबसे पहले बाइडेन ने उनको बुलाया है। पर ये जो करेंसी बनेगी इसमें चाइना का प्रभुत्व रहेगा। तो ब्रिक करेंसी में हम कितना जा सकते हैं, ये एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। जी लेकिन इस $1 मिलियन क्वेश्चन से एक सवाल मन में उठ रहा है कि बेशक अमेरिका के प्रभुत्व की बात होती रही है, लेकिन अमेरिका के प्रभुत्व वाली दुनिया शायद उतनी अस्थिर नहीं होगी जितनी कि अगर चीन के प्रभुत्व वाली दुनिया की मैं बात करूं। और जैसा कि आपने करेंसी की ही बात कर दी कि चीन की भी नीयत, अगर हम अमेरिका की नीयत की बात करते रहे, सवाल करते रहे, लेकिन चीन की नीयत तो उससे भी ज़्यादा जो है उस पर शक होता है, क्योंकि चीन कहता कुछ है करता कुछ और है। और जिस तरह से उसने एशिया में ही किया है, अभी बेशक वो शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सुपर पावर की लड़ाई है और उसमें दुनिया का क्या भला होगा, इस पर सबसे बड़ा सवाल अमेरिका से ज्यादा खतरनाक शायद चीन कंट्रोल्ड वर्ल्ड होगा। सर इसमें कोई डाउट नहीं है, उनकी पॉलिसी वेयरवुल्फ पॉलिसी है, उनका सलामी स्लाइस पॉलिसी है। तो चाइना के जैसे और दुनिया की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर तो हिटलर जीत रहे थे, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में यदि हम ये परिप्रेक्ष्य में देखें कि यदि हिटलर जीते होते या मुसोलिनी जीते होते तो दुनिया का क्या हाल होता जी, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो ये बहुत क्लियर है कि चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उनकी अपनी ऐसे नहीं, उनके 2050 के गोल क्लियर है, उनको 2035 के गोल क्लियर है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि इसीलिए नाटो, आपने देखा होगा कि अमेरिका ने चीप एक्ट लाया है, नीदरलैंड जापान चिप्स एक्ट लाया है, यूरोपियन यूनियन ने स्टॉटल में कहा अगले 10 साल तक अब चाइना का जो सप्लाई चेन है उस पर हम रशिया की तरह ही डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये जो है सभी कंट्री इकट्ठे इसीलिए हो रहे हैं कि चाइना का प्रभुत्व ज्यादा बढ़ेगा। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो IMF और सभी अभी जो मेजोरिटी इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं, हमारा भी 15 कंट्री के साथ हो रहा है, वो हमारे लिए थोड़ा अच्छा है। पर 70% से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 59% 10 साल में जो कम हुआ, अभी भी 60% के आसपास अमेरिका का ही है डॉलर। और दूसरी चीज चाइना के भी $3 ट्रिलियन की जो फॉरेन रिजर्व है वो बॉन्ड भी मेजोरिटी अमेरिका में ही है। तो अमेरिका का प्रभुत्व रातों रात खत्म हो जाएगा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि यूरोपियन यूनियन में भी अभी थोड़ी परेशानियां है कि जिसमें अल्ट्रा राइट 20-30% होते हैं तो उनका वो ज्यादा चिल्लाते हैं, उनकी ज्यादा आवाज दिखती है। और जैसे कि कई कंट्री में उनकी गवर्नमेंट भी, जैसे फिनलैंड में अभी आया तो वो आ रहे हैं, स्वीडन में पर और इटाली,
पर सभी कंट्री नाटो के साथ रहने का और यूरोपियन यूनियन के साथ, क्योंकि जिसने डेमोक्रेसी देखी है वो कभी आपने देखा होगा कोई चाइना या रशिया में सेटल होने की बात नहीं करेगा जी। रशिया वाले भी हो जाएंगे, चाइनीज भी जो है वो अमेरिका या यूरोप में ही जाते हैं, और भारत में भी सबसे ज्यादा लोग अमेरिका जाते हैं। तो ये जो है कि डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं यहाँ जोड़ देना चाहती हूँ सर कि अमेरिका में जिस तरह से आए दिन इस तरह की खबरें आती है कि भारतीय मूल के इस विद्वान ने ये पोजीशन हासिल कर ली है और भारतीय मूल के इस राजनेता ने ये पद है वो उनको नियुक्ति मिली है, तो इस तरह की बात अगर चाइना कंट्रोल्ड वर्ल्ड होता है तो शायद नहीं सुनने को मिलेगा। जी, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, आपकी बात सही है। साथ में आप देखिए कि चाइना के भी जो लोग हैं जी, जैसे इनके जो सेनेट के रिपब्लिकन पार्टी के उनकी वाइफ भी चाइनीज है, और मार्क जुबरकर उनकी, तो ये है कि चाइनीज लोग भी जो वहां गए हैं मिस सभी देशों का, तो ये है कि माइग्रेशन का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? तो ये जो कंट्री में माइग्रेशन सक्सेसफुल हुआ है, जो 10% तुर्किश जर्मनी गए थे, तो फाइजर का वैक्सीन भी तुर्किश ओरिजिन ने ढूंढा है। तो ये जो चीज है कि माइग्रेशन में जो अमेरिका के सामने क्यों लोग देखते हैं कि कोई भी आदमी वहां उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे हरगोविंद खुराना हमारे थे, ये तो बहुत पहले की बात है, वो नोबेल प्राइज जीते, इंडिया में उनको ग्रुप डी की जॉब भी नहीं मिली थी। तो एक आदमी का जो पोटेंशियल है वो डेमोक्रेसी में चाहे कितनी भी अमेरिका के लिए मैंने कहा ना कि कई चीजें चेंज हुई है लास्ट 5-10 साल में, पर हर एक को मौका मिलता है। और ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आदमी का जो पोटेंशियल होता है, जो मास्लो कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो आपको अमेरिका में या यूरोपियन कंट्री में या इवन इंडिया में ये आदमी को पूरा मौका मिलता है। जो आप ये चीज आपको ओलिगार्क और मोनो, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी में है और रशिया का जो है, कि कुछ 4-5 उद्योगपतियों के हाथ में सब संपत्ति जाए और फिर जो हो, तो ये इस तरह की सिचुएशन कभी अच्छी होती नहीं है। आपने अमेरिका में तो कई कहानियां इसकी, जैसे आप देखिए कि बिल गेट्स है या एलन मस्क है, कहां से कहां पहुंच गए, मार्क जुबर है। तो ये चीज है कि वो अमेरिका में सक्के वर्ल्ड बैंक के जो चीफ बन रहे हैं वो इंडिया के बन रहे हैं। तो ये चीजें डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। और अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया, पर्टिकुलरली आप ब्रिटेन देखिए कि पाकिस्तान का ओरिजिन का आदमी स्कॉटलैंड में फर्स्ट प्रीमियर है, और ऋषि सुनक इंडिया से वो प्राइम मिनिस्टर है जी, ब्रिटेन जैसे देश में। तो ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। और ये पॉसिबल बना रहे इसलिए अमेरिका में किस तरह के चुनाव होते हैं, कौन राष्ट्रपति चुनकर आता है, इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और अस्थिरता, क्योंकि ट्रंप को इस तरह से जोड़कर देखा जाता है कि अगर ट्रंप होते हैं तो अस्थिरता ज्यादा होती है, और कहीं ना कहीं स्थायित्व जो है, जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, एक स्थायित्व देखा जा रहा है। बेशक जो है जो चुनौतियां हैं वो अमेरिका सामना कर रहा है, कुछ बैंक यहाँ पर डूबे हैं और आर्थिक संकट, अलग अलग कंपनी में नौकरियों की जो है कटौतियां हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है सर, मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी एक लाइन में क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, कि जो बाइडेन ने, बेशक वो बुजुर्ग हैं और उनकी याददाश्त या फिर उनकी मेमोरी को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन ने बहुत अच्छा कंट्रोल कर रखा है इस सिचुएशन को। उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस हैंडल की थी, फॉरेन अफेयर्स कमेटी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये जो चीजें हैं, तो आपको याद होगा कि जो रोनाल्ड रेगन थे उनको अल्जाइमर हो गया था, और उनकी टर्म खत्म हुई, उसके बाद 1990 में रशिया के क्या हाल हुए थे। तो एक उनकी जो ये 40 साल के 50 साल के ऊपर का जो एक्सपीरियंस है, तो एक स्टेबिलिटी, लोगों को एक भरोसा है और एक एम्पैथी है कि उन्होंने अमेरिका में $2 ट्रिलियन के जितने भी उन्होंने स्टेप लिए हैं, स्टूडेंट लोन या कोविड में $1.8 ट्रिलियन, तो जो कुछ मैं कहता हूं ना कि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं होता है या यूटोपिया नहीं होता है। और मैं ये भी कि H-1B वीजा जो है, जिससे कि नौकरियों चले जाने के बाद और देश छोड़ना पड़ता है, इसमें भी जिस तरह से ढील दी गई है मौजूदा अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से, कहीं ना कहीं जो प्रवासी हैं या फिर एशिया कंट्री से जाते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत है। तो इस तरह से भी देखा जाएगा जब अमेरिकी चुनाव की हम बात करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ केतन सर, आपने इतने सरल भाषा में और आसान शब्दों के सहारे हमें और हमारे दर्शकों को ये समझने में मदद की कि अमेरिका में फिलहाल क्या हो रहा है, ट्रंप की जो ऐतिहासिक फजीहत है उसका आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा, और कौन जो है राष्ट्रपति बनने की यहाँ पर रेस में आगे बढ़ता नजर आ रहा है, और पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव भी पड़ रहा है और क्या होने वाला है। और बहुत बहुत धन्यवाद केतन सर, एक बार फिर से आपका। दर्शकों से
मेरा अनुरोध कि आप अपना फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर, और neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेज सकते हैं। हमें लगातार आपकी ईमेल का इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।